नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेनबो अपनी क्लास में। आज हमने बिल्कुल एक नई इनिशिएटिव चालू की है जिसमें हम देखेंगे द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, ऐसी जितनी भी मैगज़ीन हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो अभी के चलते हुए संदर्भ में से भी हो और साथ में हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, वैसे टॉपिक्स को हमने उठाया है और हम वैसे टॉपिक्स को ही डिस्कस किया करेंगे। तो आपको सुबह 6 बजे अपनी चाय के साथ ये करंट अफेयर मिल जाया करेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही नए इनिशिएटिव्स करते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के रास्ते को और भी आसान बनाते रहेगा। तो हम अपना वीडियो चालू करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारे गर्मा गर्म टॉपिक्स में क्या क्या है आज। दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक है क्विक डिसिसिव स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कर्व सेकेंड पिक सेज पीएम का कहना है कि सेकेंड पिक हो सकती है कोरोना वायरस को, जिसको हमें ठीक करने की या फिर कर्व करने की ज़रूरत है। तो इसी संदर्भ में ये न्यूज़ है हमारा, और इसमें कोविड-19 जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कोरोना वायरस की वजह से होता है और ये न्यूली डिस्कवर्ड वायरस है। इससे जो भी ज़्यादातर लोग जो भी संक्रमित होते हैं इस डिजीज़ से, उनको मॉडरेट या माइल्ड रिस्पिरेटरी इलनेस होती है। और अगर ये वृद्ध में हो जाए, यानी जो ओल्डर पीपल हैं उनमें हो जाए, तो या फिर ऐसे लोग जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटिक, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ या कैंसर हो, तो उनमें ये सीरियस खतरा पैदा कर सकता है। ये हमें जानने की ज़रूरत है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है 2 वैक्सीन्स को अप्रूव किए थे। एक है कोविशील्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरा जो है वो है कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक। तो जो कोविशील्ड है उसे किसने बनाया है? सीरम ने। और जो कोवैक्सीन है उसे किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने। प्लीज़ याद रखिएगा इसको। और रिसेंटली पीएम ने कहा है कि 96% ऑफ पेशेंट्स इंडिया में जो है वो रिकवर्ड हो रहे हैं और बहुत कम फैटेलिटी रेट है, मतलब लोएस्ट फैटेलिटी रेट है हमारे यहाँ। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन काम कैसे करता है? तो कोविशील्ड जो है वो इंडियन वेरिएंट ऑफ AZD1222 ये वेरिएंट है। और ये वैक्सीन जो है एस्ट्राजेनिका, कोविशील्ड एक्चुअल में एस्ट्राजेनिका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने बनाया था, लेकिन इसको यहाँ पे इंडिया में जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने डेवलप किया है और मैन्युफैक्चर किया है लाइसेंस लेकर के। किससे? एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड से। और जो दूसरी चीज़ है वो है कि ये एक नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन है, यानी इसमें जो है एक वीकेंड या जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस को लिया जाता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, वैक्सीन में वायरस ही होती है लेकिन वो नॉन रिप्लिकेटिंग होती है, वो रिप्लिकेट नहीं कर पाती है, ठीक है। और ये जो वीकेंड वायरस होता है वो किसका होता है? चिंपांजी वायरस होती है ये। और ये बॉडी को इम्यून सिस्टम डेवलप करने में मदद करती है। जब भी ये वायरस को देखता है इम्यून सिस्टम, तो वहीं पे रिएक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो वैक्सीन में कोड होता है जो कि स्पाइक प्रोटीन को बनाता है, और ये स्पाइक प्रोटीन जो है बॉडी की इम्यून सिस्टम को जो है मैसेज पहुंचाता है। और ये एंटीबॉडी बनाने में हमारी बॉडी में फिर क्या होती है? एंटीबॉडी बनती है इसके खिलाफ। तो ये है पूरा वैक्सीन का प्रोसेस कोविशील्ड का। और जो कोवैक्सीन है उसको हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने बनाया है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। और इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, डिफरेंट तरीका यूज़ होता है। और ये इसमें क्या होता है कि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, उसमें वीकली था या मॉडिफाइड था, इसमें इनएक्टिव होता है, उसमें बिल्कुल एक्टिविटी नहीं होती इस वायरस में। और इसमें कोविड-2 ही होता है, जो जिस कोविड-19 की जो वेरिएंट है उसी की वायरस होती है, लेकिन वो इनएक्टिव होता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा होता है। और ये इन्फेक्ट नहीं करता हमारी बॉडी को और रिप्लिकेट भी नहीं करता है, ठीक है। और ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सिर्फ बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या कर पाती है? फाइट कर पाती है। कोवैक्सीन जो है ये टारगेट करता है मोर देन स्पाइक प्रोटीन, से भी ज़्यादा टारगेट करता है। और इसमें इम्यून रिस्पॉन्स जो है किसको पहचानती है? न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन, यानी जो वायरस के ऊपर वाला सेल होता है उसको पहचानती है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारी बॉडी उसको पहचानती है और एंटीबॉडी पैदा करती है और उससे फाइट कर लेती है। तो जिसकी वजह से जो है हमें कोविड-19 से
नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और अभी अभी नोट में मोदी जी ने कहा है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को तैयार हो जाना चाहिए और बहुत सारे सैम्पल्स जो हैं टेस्टिंग के लिए भेज देना चाहिए, क्योंकि हमें पता लगाना है कि वेरिएंट्स ऑफ कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ गया कहीं कोविड-19 का, या फिर ये वेरिएंट्स कितना खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ये इनका मूल मंत्र है मोदी जी का, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक 2 है दोस्तों, वो टॉपिक 2 ये है कि MMDR अमेंडमेंट बिल 2021। ये MMDR क्या है? ये माइनर मिनरल्स हैं, ठीक है, सॉरी माइंस एंड मिनरल्स हैं। और ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 आया है, जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुआ है लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा, इन लोकसभा। और ये जो बिल है वो अमेंड करता है माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को। और ये बिल क्या कहता है? ये बिल ये कहता है कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं इन यूज़ ऑफ मिनरल्स में, यानी अगर हम कोयले की खदान में अगर ये करते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं और वहाँ पे कह दिया जाए कि कोयले का यूज़ इसी में होना है, तो इट्स लाइक रिस्ट्रिक्शन। तो अब जो है ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए और कोई भी माइन को रिजर्व नहीं किया जाएगा पार्टिकुलर एंड यूज़ के लिए, ये कह दिया गया है। और दूसरा, सेल ऑफ मिनरल जो है, जो कैप्टिव माइंस में सेल ऑफ मिनरल होगा, इसमें क्या होगा कि जो भी एटॉमिक मिनरल हैं उसके अलावा जो भी कैप्टिव माइंस हैं उनमें 50% जो है एनुअल मिनरल प्रोडक्शन जो है वो ओपन मार्केट में आराम से बेचा जा सकता है, उसके लिए कोई एंड यूज़ नहीं रहेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा या घटा सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा। ये 50% कैप को ये 60 कर सकती है, 40 कर सकती है, ये गवर्नमेंट के अपने विचार में निर्भर करेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो ऑक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो सर्टेन केसेस में हो सकता है, जैसे इस बिल में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टाइम स्पेसिफाई कर सकती है ऑक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और उसके लिए वो कंसल्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और स्टेट गवर्नमेंट अगर अनेबल होगा कि ऑक्शन नहीं कर पाया, तो वैसे हालात में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही ऑक्शन कर देगी, ये कहा गया है बिल में, ठीक है दोस्तों। और जो ट्रांसफ़र ऑफ स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस हैं, ठीक है, तो स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस में जो लाइसेंस लेनी पड़ती है या और भी जो मतलब मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है, वो सारे जो है वैलिड होंगे थ्रू आउट द लीज पीरियड ऑफ द न्यू लीजेस, ठीक है। तो जो नया लीज अगर मान लीजिए पुराना लीज था उनके पास और जो नया लीज है उसके बीच के पीरियड में वो कभी भी जो है स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस करवा सकते हैं। और जो माइंस अलोकेट किए जाएंगे जो विथ एक्सपायर्ड लीजेस, वो कैसे होगा? तो बिल कहता है कि जो भी कोल, लिग्नाइट या एटॉमिक मिनरल के अलावा जो है जो लीजेस एक्सपायर्ड हो चुके हैं वो अलोकेट किए जाएंगे गवर्नमेंट कंपनी को कुछ सर्टेन केसेस में, और स्टेट गवर्नमेंट ये ग्रांट कर सकती है उन माइंस को या उन माइंस को गवर्नमेंट कंपनी को कुछ पीरियड के लिए, जो कि हो सकता है 10 साल या न्यू लीज जब तक के लिए हो सकता है तब तक, तो विच एवर अर्लियर। और जो दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इसमें क्या होगा, भारत को भूमिगत खनन के लिए उच्च अंत प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में पर्याप्त मदद करेगा ये, और ये स्पीड अप करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, और सिंप्लीफिकेशन एंड ऑफ प्रोसीजर को, और बेनिफिट करेगा हर पार्टी को। मतलब ये जो है क्या होगा कि सारे जितने भी काम प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी होंगे, बिज़नेस करने का जो है तरीका भी थोड़ा सुधार होगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, और जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है इसके लिए वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगी, और ये हर पार्टीज़ के लिए आसान होगा, गवर्नमेंट के लिए भी और जो पार्टीज़ ले रही है उसके लिए भी, ठीक है। और इससे एक इफ़िशिएंट एनर्जी मार्केट पैदा होगा और कंपटीशन बढ़ेगी। और क्या होगा दोस्तों, और ये हो सकता है कि कोल इंडिया का जो मोनोपोली है, अभी कोल इंडिया लिमिटेड का मोनोपोली चलता है, तो वो भी हो सकता है कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको कह दिया कि हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी बढ़ेगी इसमें, और अंडरग्राउंड माइनिंग में जो कि वर्ल्ड क्लास होगा। और जो नोट है इसमें ये है कि मिनरल्स स्पेसिफाइड अंडर फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड, जो फर्स्ट शेड्यूल में जो मिनरल्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे हैं एटॉमिक मिनरल्स, तीसरे हैं मेटालिक मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर, बक्साइट, कॉपर ओर, लीड
और कुछ प्रीसियस स्टोन्स, जिंक और गोल्ड, ये सारे शेड्यूल 1 मिनरल्स हैं दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा आखिरी न्यूज़ है वो है ये हमारा टॉपिक 3 है और आखिरी भी है, ये है कि द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। तो ये क्या कहता है, एकदम झट से देखते हैं दोस्तों। ये कहता है कि जो ये पहला तो ये ऐसा रिपोर्ट है जो एयर क्वालिटी रिलीज़ करता है, और वो कौन करता है, तो वो स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये करता है। और ये ग्लोबल सिटीज़ रैंकिंग देता है, और इसमें यूजुअली PM 2.5 डेटा जो है कवर होता है करीब करीब 106 कंट्रीज़ में। और ये ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग पे जो है निर्भर करता है। ये ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग स्टेशंस है जगह जगह पे, वहाँ से ये डेटा उठाया जाता है। और जो एयर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज़ है उसमें हमें पता है कि वर्ल्ड का जो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है वो दिल्ली है दोस्तों। और इसमें क्या है कि नियरली 15% लेकिन इम्प्रूवमेंट देखा गया है दिल्ली के एयर में, अगर एक साल में, पूरे 2019 से 2020 के बीच में, ठीक है। और लेकिन फिर भी ये 10th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है अभी वर्ल्ड में, और मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल आज भी है। 22 ऑफ द वर्ल्ड्स 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में जो है दिल्ली एक है, ठीक है दोस्तों। और जो गाजियाबाद है वो सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड आफ्टर जिंगजियांग ऑफ चाइना, ठीक है। जिंगजियांग सबसे पॉल्यूटेड है, उसके बाद गाजियाबाद सिटी में जो है सबसे पॉल्यूटेड सिटी है दोस्तों। और जो 8 इंडियन सिटीज़ हैं टॉप 10 लिस्ट में, वो कौन सा है, तो 8 इंडियन सिटीज़ के नेम हैं बुलंदशहर और बिसराख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, भिवारी जो कि राजस्थान में है, और दिल्ली, ये सारे 8 सिटीज़ हैं। और जो मेजर सोर्स ऑफ इंडिया का एयर पोल्यूशन है वो कौन सा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत पॉल्यूशन होती है हमारे यहाँ। बायोगैस बर्निंग की वजह से, जो कि हम खाना पकाने के लिए करते हैं, लकड़ियों के जलाने की वजह से, उसकी वजह से है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी उतनी ही पॉल्यूशन जो है होती है। और हमारा जो है इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, वेस्ट बर्निंग है, और एग्रीकल्चर बर्निंग है। तो ये सारे की वजह से जो है हमारे यहाँ पॉल्यूशन होती है। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें दोस्तों, तो इंडिया 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है 2020 के लिए। और जहाँ पे एयर जो है 5th मोस्ट नॉक्सियस यानी पॉइजनस था 2019 में, अब ये 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। और बांग्लादेश एंड पाकिस्तान जो है वो वर्स एवरेज में है PM 2.5 को लेकर के। और इंडिया से भी, मतलब इंडिया से भी गया गुजरा है बांग्लादेश और पाकिस्तान PM 2.5 के स्थिति को लेकर के। और चाइना इसमें 11th है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। और 106 मॉनिटर्ड कंट्रीज़ में सिर्फ 24 ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल गाइडलाइन फॉर PM 2.5 में खड़े उतरे हैं। मतलब जितना लेवल होना चाहिए उसमें सिर्फ 24 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उस कंडीशन को मेट कर पाए हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा न्यूज़ दोस्तों। और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके सामने ला सकूं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें मुझे कि आपको क्या और कैसा टॉपिक्स चाहिए, या फिर कैसा वीडियो चाहिए, किस पे चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन पे ही वीडियो बनाऊँ और आपके लिए एग्ज़ाम का सफ़र और आसान कर दूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस क्लास को जो है ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो फिर जय हिंद, जय भारत।